हेलो दोस्तों, हर्ष अरोरा वापस आपके सामने। बहुत दिनों के बाद। इसकी वजह ये थी कि एक तो बिज़ी था, दूसरा लॉकडाउन जैसा कुछ चल रहा था, और तीसरा ये कि पुराने जो आर्टिस्ट हैं उनके नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने एक जो है आर्टिस्ट, प्योर आर्टिस्ट, जिसको मैं ज़िंदगी में पहली बार मिला, और पहला एक आर्टिस्ट बंदा जो दिल से हीरा, दिल से आर्टिस्ट। और ये नाम मुझे किसी मेरे व्यूअर ने जो है सजेस्ट किया था, जो हमने अच्छा, एक बात है कि ऐसे बहुत सारे अभी भी आर्टिस्ट हैं जिनको हम टेलीविज़न में 40-50 के दशकों में से देख रहे हैं अभी तक, और उनका नाम नहीं जानते सही, उनका सच्चा नाम क्या वो नहीं मालूम, उनका जो फिल्मी नेम है वो भी शायद मुश्किल से जानते हैं। हाँ, कैरेक्टर को हम पसंद करते हैं। इनका नाम है जुगनू जी। इनका असली, ये जो फिल्मी नाम है जुगनू, और जो इनका असली नाम है अशोक वैद जी। ये लुधियाना पंजाब से हैं। और जब मैं इनसे मिला, मुझे ऐसा पहली बार मिला, और उन्होंने मुझे ऐसे मिले जैसे कि कोई बहुत पुराना कोई दोस्त है, और बहुत अच्छे से मिले। और मैंने ज़िंदगी में पहला एक ऐसा इंटरव्यू लिया जो आर्टिस्ट जो है वो सोच समझ के जवाब नहीं दे रहा है, अपने दिल से जवाब दे रहा है, जो उसके दिल में है, उसके मन में चल रहा है, उसके ज़िंदगी में जो बीता, वो ऐसे बयान किया जैसे कि कोई बच्चा होता दिल में। एक सच्चे आर्टिस्ट के दिल में बच्चा होता है, चाहे वो कितनी उम्र का क्यों ना हो जाए। तो ये सच्चे आर्टिस्ट, सच्चे इंसान के साथ मैं मिला, मैंने एंजॉय किया। मैंने पूरा इंटरव्यू, कोई मेरा ये इंटरव्यू प्रोफेशनल नहीं था, मैं प्रोफेशनल इंटरव्यू ले भी नहीं पाया। क्यों? उनके साथ इतनी मस्ती हो गई थी कि मतलब मैं क्वेश्चन भी भूल गया, और उन्होंने मतलब कि जो जवाब दिए उसमें मज़ा आ गया। सो प्लीज़ एंजॉय द इंटरव्यू ऑफ जुगनू जी, जिसे हम जिनका असली नाम है अशोक वैद जी, ये वीडियो के बाद। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हर्ष अरोरा, अफसाना सितारों से आपकी साथ में एक और बार एक महान हस्ती, एक महान शख्सियत, जिन्होंने 400 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, हमको मनोरंजित किया। टाइटल से आपको पता पड़ गया होगा, जुगनू जी, जिनका नाम है अशोक वैद जी। आज इनका पूरा फिल्मी सफ़र, ज़िंदगी का सफ़र जानेंगे इनके साथ में। और मैं बहुत आज खुश हूँ क्योंकि मेरे फेवरेट एक्टर आज मुझे मिले। जुगनू जी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। सब मेरे हिंदुस्तान के भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया के भाइयों और बहनों, सबको मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। सर, पहला सवाल, आपका नाम जुगनू कैसे पड़ा, अशोक वैद जी? आपको बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि पहले मेरा नाम जुगनू नहीं था, मेरा नाम मच्छर था। और पहले कम से कम 15-20 फिल्मों के अंदर मेरा नाम मच्छर आया था, टाइटल में था मच्छर। उसका रीज़न था कि मैं एकदम दुबला पतला था, और मैं स्टेज पे जॉनी विस्की, दिलीप दत्त और जॉनी लीवर, दिनेश हिंगू, इनके साथ स्टेज पे कॉमेडी किया करता था, मिमिक्री करता था। तो मैं एकदम दुबला पतला था। तो एक मच्छर की आइटम थी। भाई और बहनों, आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ मच्छर बहुत तंग करते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारे मच्छर बहुत तंग करते। तो इस तरह एक छोटी सी आइटम थी, जो बाद में लोगों ने, सारी फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे मच्छर कहना शुरू कर दिया, और मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया, और बाद में वो टाइटल भी मच्छर आना शुरू हो गया। अब मच्छर के बाद आप फिर दोबारा मुझे पूछें कि जुगनू कैसे बने, अभी पूछना है या बाद में पूछना है? ठीक है सर, आप आगे बढ़ेंगे। तो सर, ऐसे आपकी फिल्म जुगनू जी, वो आपका जो पहला जो नाम था शराफत में, जो फिल्म में मच्छर था। अच्छा, तो जुगनू नाम कहाँ से आपको पड़ा? क्या था कि मेरी शादी हो रही थी सागर साहब की फैमिली के अंदर, उनके प्रोडक्शन कंट्रोलर थे पंडित जी। तो उनकी बेटी के साथ मेरी शादी हो रही थी। तो सागर साहब की भी मैंने सब पिक्चरों में काम किया था, हमरा ये, राम भरोसे, जितनी भी पिक्चरें थी सब में किया था। तो वहाँ आनंद सागर, मोती सागर, प्रेम सागर, शांति सागर,
इन सब ने वो एक ड्रामा सा बना दिया, पापा जी क्या कर रहे हैं, मच्छर से शादी कर रहे हो। तो बोले क्या करें, बोले इसका नाम पहले बदलो। तो नाम कैसे बदलो, तो लंच में मुझे ऑफिस में बुलाया और मीटिंग करनी शुरू की, ये रखें वो, मेरा मतलब तमाशा बना दिया उन लोगों ने कि नथुला रखें, सतुला रखें, नीला रखें, पीला रखें, हरा रखें, लाल गुलाबी, क्या क्या नहीं बोला उन्होंने। और मैं बड़ी शर्मिंदगी महसूस कर रहा था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ तमाशा। इतने में शांति सागर भागा हुआ आया और बाहर जुगनू का बोर्ड लगा हुआ था, प्रमोद चक्रवर्ती ने फिल्म बनाई थी जुगनू। तो बोले पापा जी ऐसा करो, मच्छर के नीचे लालटेन लगा दो, मच्छर विद लालटेन। बोले मतलब, बोले जुगनू। तो मेरा नाम वहाँ से जुगनू हो गया और दूसरे दिन पेपर में डिक्लेरेशन दे दी और मेरा नाम जुगनू 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 जुगनू। आज मैं पूरी दुनिया में, एक बार तो ये हाल हो गया कि मेरे घर में कोई पोस्टमैन या कोई आया तो मेरी वाइफ से पूछा उन्होंने कि जुगनू अशोक वैद हैं घर पे। बोले नहीं, यहाँ अशोक वैद नहीं कोई रहते। तो बाद में जाने बोले नहीं 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 यही रहते हैं, यही रहते हैं, मेरे हस्बैंड है। ऐसे उनका नाम जुगनू है। तो ये थोड़ी सी ऐसी बीच बीच में जोक भी बन जाती है कभी कभी। सर आपके जो नेटिव प्लेस है वहाँ से यहाँ आने का जो सोच थी, आपके विचार थे, आपका कैसे मतलब ये फिल्मी सफ़र शुरू हुआ? बचपन का खिलाड़ी था जी। बचपन में मोहल्ले के अंदर 365 दिन मतलब रोज़ कोई ना कोई तमाशा बनना ही है। मेरे फादर स्कूल टीचर थे आर्या स्कूल लुधियाना में। अच्छा। पर मैं स्कूल पे गधे पे बैठ के जाता था। मेरे बाजू में दोबन रहती थी, तो वहाँ एक बुढ़ा दरिया है, वहाँ कपड़े धोने के लिए वो जाती थी और मैं उसके गधे पे बैठ के जाता था। यहाँ से तो स्टार्ट हुआ। फिर मोहल्ले के अंदर रामलीला होनी शुरू हो गई। रामलीला के अंदर सारे ही रोल मैं कर लेता था। फिर मोहल्ले के अंदर जितनी औरतें थी सब चाची थी, मासी थी, बुआ थी, सबके घर में जाके किसके घर में ये बोले तू पहले कुछ करके दिखा, अब मैंने नाचना शुरू कर देना और उसने मुझे बादाम दे देना। किसी के घर में जाना तो मैंने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी झाड़नी, उसने मुझे काजू दे देना। तो इस तरह मेरा बचपन से ही स्टार्ट ही ऐसा हुआ। तो आपका सर मुंबई का जो लगाव है, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि आप खुद ही सोच के? नहीं, इसके लिए भी एक छोटी सी कहानी है जी। मेरे बड़े भाई साहब थे, वो लुधियाना में एक चोपड़ा साहब थे, उनके वो जॉब करते थे। तो संडे को मेरे पिताजी ने कहा कि जाके बेटा सब्जी वब्जी ले आओ। तो मैं और मेरा बड़ा भाई सुभाष चंद्र बख्शी, वो मुझे लेके साइकिल पे सब्जी लेने के लिए गया। तो रास्ते में कहने लगा चलो ऐसा करते मैं अपने बॉस को मिल लूँ। मैं क्या मिल लो, चला जा। तो वो अपने बॉस के पास ले गया मुझे, चोपड़ा साहब के पास। तो वहाँ 2 मिनट चाय पी है तो चोपड़ा साहब ने बड़े रुखे अंदाज में बोला, अरे शाबाश, इस आदमी का कैरियर मत ख़राब करो, ये लुधियाना के काबिल नहीं है। तो बोले क्या करें? बोले इसको बॉम्बे भेज दो, ये बॉम्बे के लिए फिट करैक्टर है। तो वो चोपड़ा साहब क्या करते थे वहाँ पर? वो मोटर स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करते थे। अच्छा। तो बस मैं घर पे आया, ये घर पे पहुंचा मैं 10:15 बजे जी सर। और 12:30 बजे एक ट्रेन चलती है बॉम्बे एक्सप्रेस, लुधियाना से बॉम्बे के लिए, जो आजकल जिसका नाम है दादर बॉम्बे एक्सप्रेस। उस पे ट्रेन पे 12 बजे मैं ट्रेन में बैठ चुका था और लुधियाना स्टेशन पे चूड़ीदार पजामा, मलमल का कुर्ता, ऊपर लखनवी टोपी और स्टेशन पे डांस हो रहा है। और मोहल्ले की कम से कम 50, 60, 70, 80, 90 औरतें और मोहल्ले के लोग सारा छोड़ने के लिए आ रहे हैं। और मैं डांस करता जा रहा हूँ और स्टेशन पे हल्ला हो गया कि यहाँ क्या हो रहा है। हर आदमी यही कह रहा था कि एक्टर बनने जा रहा है, एक्टर बनने जा रहा है, एक्टर बनने। जब मैं मतलब कंप्लीट एक्टर प्लेटफार्म पे बन चुका था। बस इतने में जो लुधियाना का स्टेशन मास्टर था सुपरिटेंडेंट, वो भी भागा हुआ आया कि भाई इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है। तो मेरा एक कज़न था रमेश पुरी, वो वहाँ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर था। जब तक उसकी डेथ नहीं हुई या जब तक वो रिटायर नहीं हुआ, वही मुझे लुधियाना में ट्रेन पे चढ़ाता था और वही मुझे उतारता था। सब उसने बोला कि एक्टर बनने जा रहा है। तो बोले एक्टर बनने जा रहा है, बॉम्बे जा रहा है? मैं कहा हाँ जी बॉम्बे जा रहा हूँ। क्या था, ट्रेन का सिग्नल रेड कर दो। तो सिग्नल रेड हो गया और वो भागा हुआ गया, अंदर वापस आया और 2 लाइनें उसने एक कागज़ पे लिखी। कहता ये कागज़ ले, वहाँ पर मदन मौला एक प्रोड्यूसर है, वो मेरा रिश्ते में भांजा है,
और तू ये लेटर जाके उसको दे दे रहा हूँ, देखिए अभी मालिक की कृपा, उसका सोचना, मेरा यहाँ से जाना कंप्लीट यही है कि उसने मेरे लिए बीज बो दिया। ट्रेन पे चढ़ने से पहले मेरा बीज बो दिया गया कि आपको बॉम्बे में कोई टेंशन नहीं है, जाइए। तो ट्रेन में भी नाचता हुआ आ रहा हूँ, पब्लिक मेरे पीछे, हर मेरे डब्बे में पब्लिक ढेर लगी हुई है, मैं नाच रहा हूँ। इतने में सोनू निगम के फादर भी मेरी सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे। पर उन्होंने एंड तक भी ये क्लियर नहीं मुझे किया कि मैं हु आई एम, क्योंकि वो भी बहुत अच्छे सिंगर थे और सोनू निगम के फादर भी बॉम्बे में सिंगर बनने के लिए आए थे। इस तरह चलते चलते वीटी स्टेशन आ गया और वीटी स्टेशन पे हाथ मिलाया, वो भी चले गए, मैं भी चला गया। मैं वीटी स्टेशन से बाहर निकला, एक चादर बिछाई, उस पर एक मरा हुआ सांप रखा, एक ताश रखी और मैंने एक मजमा लगाना शुरू कर दिया। पीर मोहम्मद शाह का सुरमा, आंखें गई तो जहान गया, वो गया वो गया वो गया, मैं बोल चलाना शुरू हो गया और आंखों में लोगों की सुरमा डालना शुरू कर दिया। इतने में 10, 15, 20, 50 आदमी इकट्ठे हुए और मैंने बोला 8 आना 8 आना 8 आना 8 आना 8 आना 8 आना। जैसे ही किया तो मैंने 5 रुपये पहले दिन वीटी स्टेशन के बाहर उतरते ही कमा लिए। तो वहाँ से मैं पहुँच गया आदर्श लॉज कालवा देवी, क्योंकि मेरा भाई मोटर स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस करता था, तो जब भी बॉम्बे आता था वो आदर्श लॉज में रुकता था। तो 1 रुपया वहाँ बेड का था उस टाइम। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने 5 दिन का पहले एडवांस कमा लिया आपने? मैंने 5 रुपये तो कमा लिए जी। और मैं जैसे ही होटल में एंटर किया तो बोले जी एक रूम में 5 बेड लगे हुए थे। तो उसमें पता ये लगा कि सोनू निगम साहब के फादर भी उसी बेड पे लेटे हुए हैं जिस रूम में मैं हूँ। तो उन्होंने भी स्माइल दी, मैंने भी स्माइल दी, पर खुले नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई। सेकंड डे मैं नाज बिल्डिंग में गया। नाज बिल्डिंग में पहुंच के मैंने नडियाल वाला के ऑफिस के अंदर, एक चपरासी था, बाद में वो ब्रोकर बन गया रेडी। तो मैंने उससे पूछा कि भाई मैं मदन मौला से मिलना चाहता हूँ, वो कहाँ मिलेंगे? अब देखिए किस्मत का साथ, मदन मौला साहब वही थे, क्योंकि उनका आसरा फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन नडियाल वाला के पास था। और जैसे मैं बाहर वेट किया, मदन मौला साहब बाहर आए। रेडी ने मुझे बताया ये मदन मौला है। मैंने उनके पैरों को हाथ लगा दिया और मैंने चिट्ठी उनके हाथ में दे दी। बड़े खुश हुए, कहती ये थे हमारे मामा हैं। तो इन्होंने आपको कहाँ मिले? मैं कि मैं लुधियाना से आया हूँ। क्या करने आया? मैं एक्टर बनने आया हूँ। तो बोले ठीक है, कल तो फेमस में आ जा। मैं फेमस में दूसरे दिन, पर फिर वही इंसिडेंट सुनिए। सोनू निगम का बाप भी उसी लोकल ट्रेन में और मैं भी उसी लोकल ट्रेन में। माँ लक्ष्मी वो भी उतर रहा है, माँ लक्ष्मी मैं भी उतर रहा हूँ, फिर भी आंख से आंख नहीं मिला रहे। मैं धीरे से फेमस स्टूडियो पहुंच गया। जब मदन मौला के ऑफिस के बाहर रुका तो सोनू निगम साहब के फादर भी मदन मौला के ऑफिस के बाहर खड़े थे। मैं अंदर मदन मौला को मैसेज दिया, उन्होंने मुझे बुलाया। जब बोले, और सोनू निगम साहब के फादर भी अंदर आए, निगम साहब भी आए। तो पहले तो उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं? बोले जी मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। तो बोले सिंगर के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हमारे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, आप उनके पास चले जाओ और आप बोल देना कि मदन मौला जी ने भेजा है, तो वो सुन लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो देख लेंगे। अब मेरा नंबर आया। अब जैसे अंदर घुसा, पतला दुबला, लंबे लंबे बाल, ऐसी ऐसी बोले भाई आप क्या क्या कर लेते हो? बस इतना उनका कहना था कि आप क्या क्या कर लेते हो। मैंने उनके पूरे ऑफिस की बाट लगा दी। मैंने टेबल के ऊपर छलांग मार, सोफे के ऊपर छलांग मार, नीचे छलांग मार, डांस कर, खुसरों का, सुथरों का, मरासियों का, नाइयों का, धोबियों का, जुड़ों का, शिमों का, चमारों का, मछलियों का, मरासियों का, गंजों का, रोड़ों, जो मैंने बोलना शुरू किया तो मदन मौला ने मेरे मुंह पे ऐसे हाथ रख दिया। कहता बस बस। असिस्टेंट कहता, असिस्टेंट साहब हर वर्ड को, बंगाल के असिस्टेंट जिन्होंने बैराग, शराफत, असिस्टेंट जी, तो उन्होंने मेरे बोले जी ऐसा है कि फिल्म तो हमारी परसों शुरू हो रही है, मदन मदन ये तो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, पर इसमें कोई रोल नहीं है, क्या करें? कौन सी फिल्म थी वो? शराफत। इसमें रोल नहीं है जी। तो ऐसा करते हैं, याद रखना इसको नेक्स्ट फिल्म में हम जरूर रोल देंगे, याद रखना। तो मैंने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा जी ये देखिए ज़रा,
आँख देखिए और सोच देखिए। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहा जी मैं तो आपकी नेक्स्ट फिल्म में काम नहीं कर सकता। तो असिस्टेंट ऐसे हो गया, बोले क्यों क्यों नहीं कर सकते? मैं कहा बॉम्बे की सारी नेक्स्ट मेरे पास है। तो क्या कि निकल गया बाहर। फिल्म इंडस्ट्री का एक रूल है कि आपको कोई प्रोड्यूसर, कोई डायरेक्टर किसी जगह भी कोई ना नहीं करेगा, पर ये जरूर कहेगा कि आप नेक्स्ट में आइए, हम आपको चांस देंगे। मुंबई की सारी नेक्स्ट फिल्म मेरे पास। ये कह के मैं फेमस स्टूडियो में निकल गया। इतने में देखा आशीष सेन आधे घंटे के बाद विदाउट चप्पल पहने वो फेमस में चक्कर लगा रहा है और मुझे ढूंढ रहा है। और मैं कभी किसी के ऑफिस में, कभी इसके ऑफिस में, 200 ऑफिस थे वहाँ पर फेमस स्टूडियो के अंदर। तो मैं ये ऑफिस में घुस रहा हूँ, वो ऑफिस में घुस रहा हूँ, वो ऑफिस में घुस रहा हूँ। ये करते करते उसने मुझे ढूंढ लिया और कहता इधर आओ, इधर आओ, चलो ऑफिस, चलो ऑफिस। मैं चल पड़ा। मदन, मदन, इसके 2 ड्रेस बना दो, इसके 2 ड्रेस बना दो, परसों से तुम्हारा शूटिंग है श्री साउंड स्टूडियो में। और मैं एक्टर बन गया शराफत में। वेरी गुड सर, आपकी हिम्मत है जो आपने इनको कन्विंस किया। इन कन्विंस वाली बात नहीं होती। जब भगवान कदम उठाता है ना तो वो फिर 2 कदम खुद भी अपने आगे बढ़ा देता है। सही बात। नेचर जो है ये, जो मैंने आपको बोला है ना कि लुधियाना में खत लिखा गया था कि आप बॉम्बे जाइए, पर उसके बाद मुझे एक बहुत अपॉर्चुनिटी ये मिली कि पैसे तो कम ही मिलते थे, 200 रुपये पर डे उस टाइम बहुत थे, और 50 रुपये कन्वेंस रोज़ मिलता था। पर मुझे वहाँ पर एक कॉफ़ी हाउस है ग्रांड रोड पे, जहाँ पूरी फिल्म इंडस्ट्री सवेरे 10 बजे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर, ऑल ब्रोकर्स ये कॉफ़ी हाउस में आ जाते थे ग्रांड रोड पे, त्रिभुवन रोड पे। तो मैं भी वहाँ जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ एक अविनाश थे जो बाद में केसी बुखारी के साथ उन्होंने फिल्म भी बनाई और उन्होंने 2-3 फिल्में डायरेक्ट भी की जो कंप्लीट नहीं हुई। तो उनकी भी पोजीशन डामाडोली चल रही थी। तो मैं उनसे मिला, बड़ा हैंडसम, गोरा चिट्टा, रॉयल पर्सनैलिटी। तो मुझे बोलता तू कहाँ क्या करने आया? मैं क्या मैं एक्टर बनने आया हूँ। तो कहता रोटी कैसे खाएगा? कहता उसके लिए मैं क्या कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तो वहाँ पर वीएन नैयर साहब, बी आर चोपड़ा के दोस्त, रामानंद सागर के दोस्त, लाहौर के अंदर पेपर निकालते थे। और वीएन नैयर साहब जब पार्टीशन हुआ, बी आर साहब बॉम्बे आ गए, चोपड़ा साहब बॉम्बे आ गए, वीएन नैयर साहब भी बॉम्बे आ गए। तो उन्होंने एक पेपर स्टार्ट किया, फिल्म न्यूज़ ऑफ इंडिया, जैसे ट्रेड गाइड। तो उन्होंने पेपर स्टार्ट किया। तो उनको एक छोकरा चाहिए था जो कि बिल लेके आ जाओ, एडवर्टाइजमेंट लेके आ जाओ, ये करो, वो करो, फलाना करो। तो 250 रुपये की मुझे नौकरी मिल गई उनके पास, और 10 रुपये रोज़ मुझे वो कन्वेंस देते थे, बस का, आने जाने का, ये वो। अब साहब मेरे लिए तो गोल्डन चांस हो गया, रास्ता खुल गया। आज मैं बी आर चोपड़ा साहब के ऑफिस जा रहा हूँ, आज मैं रामानंद सागर के ऑफिस में जा रहा हूँ, आज मैं चक्की साहब के ऑफिस में जा रहा हूँ, आज उमेश मेहरा के ऑफिस में जा रहा हूँ, आज उसके ऑफिस में जा रहा हूँ, बिल लेने के लिए और एडवर्टाइज लेने के लिए। पर वहाँ पर एडवर्टाइज कम ली जाती थी, बिल की बात बिल्कुल नहीं की जाती थी। अपना डांस पहले शुरू हो जाता था कि मैं ये कन्विंस करता था कि मैं तो एक्टर बनने आया हुआ हूँ। पर साथ में 2-3-4 महीने ये नौकरी भी चलती रही। और रात को फिर प्रीमियर होते थे, उस टाइम बड़ा ज़बरदस्त प्रीमियर थे, बड़े बड़े। तो मेरे पास साहब जर्नलिस्ट का कार्ड था और रात को प्रीमियर पे जाना, बड़े बड़े एक्टरों को, बड़ी बड़ी हीरोइन को मिलना, उनके इंटरव्यू भी लेनी शुरू कर दी। आती नहीं थी, धकेल ले लेता था। इस तरह मेरा नाम फिल्म इंडस्ट्री में चंद 8-10 दिन के अंदर, मतलब एवरीवेयर एनीवेयर मैं मशहूर हो गया साहब। फिर वहाँ से पता ये चला कि एक फिल्म शो बिजनेस पेपर था शहजादा तबस्सुम का, उसको लगा ये लड़का बड़ा तेज है, उसने मुझे 300 की ऑफ़र दे के अपने पास बुला लिया। तो वहाँ भी यही नौकरी थी। उसके बाद एक जयपुर से मिस्टर भाटिया आए थे, उन्होंने फिल्म न्यूज़ ऑफ इंडिया शुरू किया, उन्होंने मुझे 400 रुपये पे बुला लिया। तो इस तरह चलते चलते मैं 2 महीने के अंदर आई एम कंप्लीट एक्टर।
जी। मैंने कम से कम 5-6 फिल्मों की शूटिंग कर ली। उसके बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। पर वो कुछ शुरुआती हाँ 5 जी, फिल्में कौन सी थी? शराफत, जी। असित सेन की दूसरी पिक्चर थी बलदेव पुष्करना की, तीसरी फिल्म थी रात के अंधेरे में, जी। चौथी फिल्म थी बस ऐसे भी नाम 1967 की बात है, जी। तो याद नहीं आ रही जी, मुझे। कोई बात नहीं। तो बस गाड़ी चल पड़ी। जी, जी। तो मैं रात को 1.5 किलोमीटर आके घर पे खाना बनाता था। ओह! रात को खाना बना के खा के सुबह का डब्बा पैक करके सो जाता था और सवेरे 8 बजे फिर निकल जाता था और 8 से लेके रात को 1 बजे तक मैं अपनी कथा लिखता था। और फिर उसके बाद मुझे काम भी मिलता गया। फिर बीरबल साहब मेरे दोस्त बन गए, मोहन चोटी साहब, पर सबसे मेरी जो हेल्प ज़्यादा की है उसका नाम है बहुत बड़ा स्टार, आई लव यू शशि कपूर। शशि जी इज़ लवेबल पर्सन। क्या बात थी उनकी, क्या पर्सनैलिटी थी। उन्होंने मुझे हमेशा अपने साथ रखा और मैक्सिमम। पर उसके बाद मैं काफ़ी स्टार्स के साथ मेरी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि मेरी मिलनसार था, बातचीत करने का मेरा एक स्टाइल था जी। और मैं उनके साथ बैठ के ताश भी खेलता था, गप्पे भी मारता था। धर्म जी के साथ भी मेरा बड़ा प्रेम हो गया। उसके बाद कई बड़े बड़े स्टार उस ज़माने के जो थे सबके साथ में था, विलन के साथ भी था। बट हर प्रोड्यूसर के ऑफिस में मेरी ड्यूटी थी कि अगर मैं आज फ्री हूँ तो मुझे 50 ऑफिस में जाना है, और 50 ऑफिस में अगर एक आदमी ने भी बोल दिया कि भाई परसों तेरा शूटिंग है, इधर तेरे को ये रोल हम दे रहे हैं, तो मेरी जो सही सक्सेसफुल थी, मैं सोचता था कि आज का दिन पूरा सफल हुआ। तो सर आपके जो आपको जो ब्रेक मतलब एक नाम मिला, वो कौन सी फिल्म में से था बाद में जो? नाम तो मेरा फिल्म से पहले ही हो गया था पूरी फिल्म इंडस्ट्री जी। में। मैंने बोला ना कि मैं जब मीडिया में आ गया, जी। फिल्म न्यूज़ ऑफ इंडिया में आ गया, शो बिजनेस में आ गया, फिल्म क्रिटिक में आ गया, तो उसमें ही मेरा नाम पूरी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। हाँ, एक बहुत बड़ी बात सुनाता हूँ, वाह वाह वाह। एक बार फिल्म इंडस्ट्री में 1969 में या 70 बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, बहुत बड़ी स्ट्राइक। तो महालक्ष्मी से लेके कॉर्पोरेट से लेके महालक्ष्मी तक वो जुलूस निकला था। तो उस जुलूस के अंदर ऐसा लग रहा था कि सारी मेरी मैयत लुट गई है, मैं ही बर्बाद हो गया हूँ, सब कुछ, और किसी का कुछ नहीं गया। यहाँ से लेके आगे किसी को पानी पिला रहा हूँ, किसी को आगे झंडी दे रहा हूँ, किसी को सिग्नल पे रोक रहा हूँ, किसी स्टार को ट्रक पे चढ़ा रहा हूँ, किसी हीरोइन को पकड़ के ऊपर बैठा रहा हूँ। ये करते करते वो इतना हाईलाइट हो गया मैं कि जब शाम को महालक्ष्मी में मीटिंग ख़त्म हुई तो सारी मीडिया प्रेस थी, दिलीप साहब थे, राज कपूर साहब थे, सारी फिल्म इंडस्ट्री थी, तो सब आगे मीडिया वाले उनसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो दिलीप साहब ने और राज जी ने दोनों ने बोला, 1 मिनट रुक जाओ, आज की जो रैली है उसके हीरो हम नहीं हैं, उसका हीरो एक लड़का है। तो मुझे ढूंढ ढांड के बुलाया गया, तो मुझे दोनों ने, राज जी ने ऐसे पकड़ा, इधर दिलीप साहब ने पकड़ा, और सेंटर में मेरी फ़ोटो खिंचवाई गई और मैं स्टार के साथ स्टार मैं भी बन गया। सर आपकी कुछ ऐसी फिल्में जैसे मैंने देखी थी, इम्तिहान, जैसे आपने मुझे बोला था, विधाता, अच्छा विधाता में। विधाता मेरा हिट गाना है हवस का। जी हाँ, तेरी गलियों में तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, तो ये गाना मेरा बड़ा हिट हो गया था उस जमाने में। जी। फिर मैंने विधाता का बड़ा हिट गाना था, साथ सहेलियाँ खड़ी खड़ी टांका लगावे घड़ी घड़ी, फिर वो मेरा गाना बड़ा हिट हुआ। फिर दरिया दिल का मेरा बड़ा गाना हिट हुआ, पत्थर क्यों मारते हो पहाड़ मार दो, हम यूं ही मर जाएंगे आंख मार दो, तो ये भी मेरा बड़ा गाना हिट हो गया। उसके बाद मैंने एक भोजपुरी फिल्म की थी भैया दूज, उसमें एक बड़ा हिट गाना हुआ था, भरतपुर लुट गई रात मोरी अम्मा, ओ रात मोरी अम्मा, ओ रात मोरी अम्मा, भरतपुर लुट गई रात मोरी अम्मा। तो इस तरह गाने भी हिट होते गए, रोल भी हिट होते गए, काम भी मिलता गया, और हम रोज़ 3-3, 4-4। उस टाइम प्रॉब्लम ये थी कि आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कम से कम 35-37, 40 हज़ार आर्टिस्ट आ चुके हैं। उस टाइम 250 से 300 एक्टर थे, जिसमें कॉमेडियन सिर्फ 7 ही थे। महमूद साहब, जॉनी वॉकर साहब बहुत बड़े स्टार थे। जॉनी वॉकर साहब जा रहे थे, महमूद साहब आ रहे थे, उन्होंने तहलका मचा दिया फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद जगदीप साहब थे,
फिर उसमें एक कैटेगरी धुमाल साहब थे, आगा साहब थे, मुकरी साहब थे, एक कैटेगरी वो थी। एक तीसरी कैटेगरी थी मोहन चोटी साहब, जगदीप साहब, बीरबल साहब, पोलसन साहब, ब्रह्मचारी साहब, जुगनू, भाई यही 6-7 एक्टर थे। जब स्क्रिप्ट लिखी जाती थी तो उसमें सबका नाम कोई, आज तो किसी फिल्म के अंदर किसी कॉमेडियन को लेना गुनाह हो गया है। सही बात है। आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किसी करेक्टर को लेना गुनाह हो गया है। आज जो आप पुरानी फिल्म इंडस्ट्री देखिए उसमें ये था कि एक हीरो का चमचा, एक विलन का चमचा, एक हीरोइन का चमचा, 2 घर के नौकर, 2 ऑफिस के नौकर, तो कहीं फुटपाथ या पॉकेट मार आ गया, कोई कुछ आ गया, तो इस तरह सारे करैक्टर जो थे उस स्क्रिप्ट में हर सीन के आगे नाम लिखा हुआ आता था। ये रोल जुगनू करेगा, ये बीरबल करेगा, ये मोहन चोटी करेगा, ये जुगनू फलाना कर, तो सारे एक्टर जो थे एडजस्ट हो जाते थे। तो प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम हमें, अब सर मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा जी। मेरे एक दोस्त है जसबीर भाटी जी, हाँ जी, उन्होंने फिल्म तो बनाई, उसका फिल्म का नाम नहीं बोलूंगा मैं। आज के माहौल के ऊपर, मैं खुद एक सीरियल का राइटर हूँ, तो मुझे एहसास होता है कि ये क्या हो रहा है आजकल जी। जैसे कि आपने अभी अब बात छेड़ी कि भाई सबको काम मिलता था, आज क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज काम देने वाले लोग एक्सपीरियंस नहीं है। आज एक्सपीरियंस के बारे ये बता देता हूँ कि आज अगर किसी चैनल में, पहले तो मैं कसम खाई है कि मुझे ऑडिशन दे के काम नहीं लेना, मुझे नई ऑडिशन देनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अगर इतना बड़ा मेरा कंट्रीब्यूशन है, आज 60 साल का 58 ईयर का कंट्रीब्यूशन है जी। तो मुझे अगर मेरे मेरिट पे काम नहीं मिलता, इससे बेहतर है कि मैं हाथ जोड़ दूं कि साहब मुझे माफ़ कर दो, मैं रिटायरमेंट ले आज ली। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। एक प्रोडक्शन हाउस है, उसका नाम मैं नहीं बोलूँगा। वहाँ पे एक 16 साल की 18 साल की लड़की है जो कॉलेज से सीधा हमारे सर पे उठा दी जाती है, जिसके पास क्रिएटिव की कोई नॉलेज नहीं है जी, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, वो किताब से पढ़ के सीधा कुर्सी पे बैठ गई है MBA करके जी, और वो हमारा इंटरव्यू ले रही है और हमको पूछ रही है कि भाई आपको क्या आता है जी। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली बात तो ये, कास्टिंग डायरेक्टर आ चुके हैं जो पहले कोई ना कास्टिंग डायरेक्टर नहीं था, पहले नहीं था, कुछ नहीं था। बिल्कुल। तो पहले प्रोड्यूसर राइटर मिलके अपना काम करते थे, सोचते थे दोनों को भी ये क्या करना। अभी जैसे मैंने दिनेश सिंघू जी का मैंने इंटरव्यू लिया जी, तो उन्होंने बोला कादर खान जी की वजह से मेरे को पूरी फिल्म इंडस्ट्री में पारसी का रोल मिलना शुरू हुआ। दिनेश सिंघू को तो उन्होंने बोला कि भाई वहाँ पे कोई कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होता था, यहाँ पे तो राइटर अलग है, कास्टिंग डायरेक्टर अलग है, और उन दोनों का मेल नहीं होता है। कास्टिंग डायरेक्टर को पता नहीं है कि कास्ट कैसे करना है, और राइटर को पता नहीं है कि कौन सा कैरेक्टर लेकर मैं, कौन से इंसान को लेकर मैं कैरेक्टर लिख रहा हूँ, तो उसको भगवान जाने कुछ नॉलेज नहीं है। तो एक मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँ पहले आपसे। जी 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 जी। माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि आज डायरेक्टर को पता ही नहीं कि सवेरे शूटिंग पे उसके पास कौन एक्टर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्टर को पता ही नहीं कि आज मैंने कौन सा सीन शूट करना है। उसके पास लिखा हुआ सीन आता है, आपको ये मास्टर शॉट लगाना है, ये आपको क्रेन शॉट लगाना है, फिर आपको कटिंग करके ब्लॉक में जाना है, बस ये 3 आपको काम करना है, इससे आगे आपको कुछ नहीं करना। अच्छा, राइटरों को भी नहीं पता कि हम क्या लिख रहे हैं और किसके लिए लिख रहे हैं। रफ़ी साहब हाईलाइट क्यों थे? रफ़ी साहब हाईलाइट इसलिए थे कि अगर शमी साहब गाना गा रहे हैं तो शमी साहब का ही करैक्टर पकड़ के वो गाना गाते थे। मैं आपको एक बात हाईलाइट बताता हूँ, उन्होंने सब स्टारों के हीरो के गाने गाए हैं। एक फिल्म बन रही थी जंजीर, उसमें एक गाना था गुलशन बामरा के ऊपर, स्ट्रीट सॉन्ग था जी जी। हाँ। तो वो क्या हुआ कि रफ़ी साहब ने गाना गा दिया, तो इतने में गुलशन बामरा साहब भी वहाँ पर रिकॉर्डिंग में पहुँचे, तो उसने रफ़ी साहब को बोला कि रफ़ी साहब ये गाना मेरे ऊपर पिक्चराइज हो रहा है। कहता है, तो उन्होंने बोला ऐसा करो मैं दोबारा रीटेक करूँगा। तो उन्होंने वो गाना गुलशन बामरा को देखते हुए, उसकी स्टेटस, उसकी रेपुटेशन, उसका करैक्टर देखते हुए वो गाना दोबारा रिकॉर्ड किया गया। तो वो गाना रफ़ी साहब, ये करैक्टर आज तो राइटरों को नहीं पता कि कौन करैक्टर आने वाला है। साहब आगे राइटर को मालूम था ये जुगनू करेगा, तो जुगनू की पर्सनैलिटी देख के वो सीन लिखा जाता था। अभी बीरबल आएगा, बीरबल ऐसा करेगा, तो बीरबल का करैक्टर लिखा जाता था। मोहन चोटी आता था मोहन चोटी का रोल बनता था। पोलसन आता था, वो इतना मोटा था, पोलसन आता था तो पोलसन का करैक्टर लिखा जाता था कि वो बैठ जाएगा तो उसको 4 आदमी उठाएंगे।
तो ये स्क्रीन प्ले में आज तो राइटर को पता ही नहीं साहब कि कौन एक्टर आ रहा है, कौन डायरेक्ट कर रहा है, कौन म्यूज़िक दे रहा है, बस वो लिखते जा रहे हैं और मैंने ये स्क्रिप्ट लिख दिया जनाब, ये आपको पसंद है। तो जो प्रोड्यूसर हैं, आपसे माफ़ी मांगता हूँ प्रोड्यूसर से भी, उनको भी नहीं पता। नहीं पता पहले प्रोड्यूसर डायरेक्टर को साइन करता था, सही बात है। डायरेक्टर बाद में राइटर सजेस्ट करता था, राइट। फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर बैठ के महीने खंडाला के अंदर, सी साइड के अंदर, बड़े होटलों के अंदर, घर के अंदर, ऑफिस के अंदर सिटिंग रूम थे, वहाँ पर बैठ के वेरी हेल्दी डिस्कशन, एक दूसरे के वाल नोचते थे कि ये नहीं ऐसा होना चाहिए। जब पूरा स्क्रीन बिल बन जाता था उसके बाद साहब करेक्टर डिसाइड होते थे कि ये करेक्टर है नौकर का, किसको ले, बोले उसको ले, उसको ले, उसको ले, बोले ये आदमी है, बोले जी फलाना करेक्टर है बाप का, ये ले, वो करेक्टर। तो उसमें हेल्दी, प्रोड्यूसर को भी मालूम था, डायरेक्टर को भी मालूम था, राइटर को भी मालूम था कि मैं क्या लिख रहा हूँ और इसको करने वाला कौन है। जब राइटर को पता है इसको कौन एक्टर करने वाला है तो वो सीन कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप राइटर मुझे मेरे हिसाब से सीन जब लिख के देता है, एक माया गोविंद के हस्बैंड हैं जिन्होंने रोमैन में भी काफ़ी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, माया गोविंद जी का हस्बैंड है गोविंद जी, उन्हें एक फिल्म बनाई, डायरेक्ट की थी, तो उन्होंने एक सीन लिखा 10 पन्ने फाड़े, 20 पन्ने फाड़े, उसमें जॉनी लीवर, मैं और बीरबल थे सब। सीन छोटा सा था पर हमने तीनों ने मिलके सीन को इस हाइट पे ले गए कि पूरी पिक्चर के अंदर हाईलाइट सीन था। कौन सी? अभी फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। बेताब में एक सीन था सिर्फ मेरा, सब आज भी पब्लिक याद करती है। तुम क्वीन विक्टोरिया लगती हो, ड्यूटी इज ड्यूटी, ब्यूटी इज ब्यूटी। अमृता सिंह स्टेशन पे आती है सहेलियों के साथ, राहुल रवेल साहब डायरेक्टर हैं, और इतना जमा के सीन लिया और था करके। सिकंदर खन्ना साहब थे, वो बड़े, हमारे साथ सारे डायरेक्टर जो थे उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि इनको जो भी सीन दे दिया, ये सीन मतलब ताड़ियां बजनी ही चाहिए। सेट पे ताड़ियां बजती थी, चाहे वो एक लाइन हमने की है लाइव में, चाहे वो एक शॉट किया हमने लाइव में, चाहे हमने एक सीन किया है लाइव में, चाहे हमने 10 सीन किए हैं लाइव में, पर हर सीन पे क्लैपिंग होगी। आप जितनी पिक्चरें हैं आप देख लो, पिक्चर देखने के बाद आप देखिए, एक एक सीन देखिए, हर सीन पे आपको। एक पिक्चर में अभी देख रहा था 1971-72 में बनी थी पंजाबी फिल्म जीतो, कगरी जीतो दी छड़क हुंज दी जाए, कगरी जीतो दी जिस दर्जी ने सीती कगरी डाडा कर्मा वाला, लक नू जफा मार के बहंदा पटियाले दा नाला, कगरी जीतो दी। सब उसमें पेंगे शाह और मैं, हम दोनों का करैक्टर था। मेरा नाम है गदा प्रसाद और वो लड़की पे, हीरोइन पे जैसे कॉमेडी रोल होना चाहिए। सब मैं हैरान हो गया, मैं अभी लुधियाना में था तो मुझे किसी ने दिखाया, इतने लंबे लंबे सीन और कम से कम 15 से 20 सीन, और मुझे ऐसे लग रहा था, अब आज बोल रहा हूँ, पेंगे शाह जी बहुत बड़े एक्टर थे, खरैते बेंगा बहुत बड़े एक्टर थे, पर मैं हर सीन पे उन पे भारी पड़ रहा हूँ, हर सीन पे भारी पड़ रहा हूँ। एक फिल्म बनी थी प्रेमी गंगाराम, SK कपूर साहब ने बनाई थी, डायरेक्टर था सुभाष सोनी, राम मोहन के साथ एक सीन था, तो राम मोहन मुझे दबाने की कोशिश कर रहा था, तो सुभाष ने बोल दिया, रामन जी ये सीन इसका है, इसको ज़रा खुल के करने दो। वो सीन मैंने किया, सूद का बंगला था, 7 बंगले में, मतलब शाम तक होश नहीं आई किसी को कि ये आदमी क्या सीन कर गया है। एक फिल्म जीत बाजी ने, एक मिनट ज़रा होल्ड करना, जीत बाजी ने कौन सी फिल्म बनाई थी जिसमें वो आप फाइट मास्टर थे, सन्नी था, हैं वीरता, एक कट कर लेंगे, एडिट कर लेंगे ना। हाँ, तो एक फिल्म बनी थी वीरता, उसमें मैं ऑफिस का मुंशी होता हूँ। वीरता वो सनी देओल और जो बंगाली एक एक्टर वही थे, और विश्वजीत का बेटा हीरो था। तो उसमें मुझे अकाउंटेंट बनाया गया था ऑफिस का, और गेटअप भी था, लंबी लंबी चोटी थी, छोटी सी विग थी, बड़ा अच्छा गेटअप था, धोती थी, कुर्ता, डिफरेंट टोपी थी, तो करैक्टर था। और मैंने एक सीन किया था साहब, वो सीन कबूतर मुझे टेबल के ऊपर
और क्या बोलते हैं जैसे स्कूल में बनाते हैं मुर्गा, तो मुर्गा टाइप बनाया था। वो सीन देखिए आप हंस हंस के पागल हो जाएंगे सीन। इस तरह यादें तो बहुत हैं, बहुत यादें हैं, बहुत सीन हैं, पर अभी क्या होता है कि एकदम मुझे याद नहीं आ रहा। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के आपको सुना सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो कागज़ कहाँ है? नहीं, वो कागज़ जो था अभी मैं लेके आ रहा हूँ। ये चश्मा देना जरा, चश्मा भी ले आना। चश्मा दे दे। तो एक एडिटिंग करेंगे ना आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर हाँ, अभी आ रहा हूँ, वहाँ पर भी आ रहा हूँ, अभी वहाँ पूरा हेलो, अभी वहीं पर बंडल आ रहा है पूरा। तो साहब आप मेरी एक ही पिक्चरें तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। मैं अभी क्या कि इतनी मेमोरी भी नहीं है, मेमोरी तो है पर याद नहीं आ रही फिल्में, क्योंकि कोई 72 में। अपने श्रोताओं को एक बात पास ऑन करना चाहता हूँ। एक मिनट। बड़े दुख की बात है कि हमारे इंडस्ट्री में जो 400-500 फिल्म कर चुके हैं। नहीं साहब, 800-900 जो रिलीज़ हुई हैं, जो रिलीज़ हुई है सर, उनका कहीं वाइकिपीडिया नहीं है, कहीं कोई डिटेल नहीं है, कहीं कोई IMDb नहीं है, कहीं कोई पिक्चर मतलब कि कोई डिटेल मतलब कोई नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। और आज कोई हिंदुस्तान में कोई ऐसी मॉडल आ जाती है सन्नी लियोनी जैसी, जो कपड़े उतार देती है, वो पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में हर जगह उसके पोस्टर लगते हैं। बड़े दुख की बात है। हमारा समाज जो है एक गुण से गुणहीन की तरफ जा रहा है। आज मैं आपको एक कॉमेडी की सच्चाई बता देता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक स्टेज का राइटर रह चुका हूँ थोड़ा, और कलाकार भी रह चुका हूँ। कॉमेडी करना हर एक बस की बात नहीं, क्योंकि ये जो टाइमिंग है ना, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाना चाह रहा था। हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े कलाकार हुए हैं, उमर शरीफ साहब, डेथ हो गई है जी, उनकी डेथ हुई 2 अक्टूबर को। उनको टाइमिंग किंग बोला जाता था। उनको गोविंदा देख के कॉपी करते थे, अक्षय कुमार देख के कॉपी किया उन्होंने सीन टू सीन उनके स्टेज की कलाकारी कॉपी की है। और ये जो टाइमिंग होती कॉमेडी की, ये इतनी बेमिसाल होती है, ये गॉड गिफ्ट होती है। इट्स नॉट डैट कि आप NSD में जाकर के सीख लेंगे, FTI में जाके सीख लेंगे, कोई आपको सिखा नहीं सकता है कॉमेडी। बस इस बात पे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये आज मेरे पास जो आज एक महान कलाकार है, इनकी मेरे पास एक डिटेल है यहाँ पर। फ़ोन बंद कर दी। आज एक महान कलाकार हैं जिनकी डिटेल आज मेरे पास है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, आज वो मेरे साथ हैं। आज वो अपनी डिटेल खुद बोलेंगे, ये अपने खुद का विकिपीडिया खुद बोलेंगे आज। लीजिए सर। सब पिक्चरें तो इतनी 1967 से लेके आज तक, मैं ये पहले आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आप ये सोचिए कि मैं 800 फिल्मों में हीरो हूँ। मैं हीरो नहीं हूँ, आई एम ए करेक्टर एक्टर। और नीड्स थी, ज़रूरत थी। एक सीन भी किया, 2 सीन भी किए, 5 सीन भी किए, गाने भी किए, सब कुछ किया। मैं चला था अकेला, मैं बढ़ता गया, कारवां बनता गया। मैं कुछ पिक्चरों के नाम आपको सुनाता हूँ, जो कि मैं सब तो नहीं सुना सकता, पर थोड़े से नाम मैं आपको ज़रूर सुना देता हूँ। आपने हवस देखी होगी, जिसमें वो गाना था, मैंने आपको पहले सुना चुका हूँ, तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। उमर कैद थी, सिकंदर खन्ना साहब डायरेक्टर थे। जिंदा दिल थी, सिकंदर खन्ना साहब डायरेक्टर थे। करोदी, जिनके फाइट मास्टर मोहन बगड़ साहब की पहली फिल्म एज ए फाइट मास्टर थी। जेल यात्रा बप्पी सोनी साहब की फिल्म थी। हमारे साथ आज मोहन बगड़ भी हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर में बगड़ साहब का भी, बगड़ साहब आप 1 मिनट के लिए मेरे पास आएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो ये फिल्मों के नाम तो मैं अभी बीच में सुनाता रहूँगा। ये मेरे दोस्त हैं बगड़ साहब। नमस्कार जी। जब ये छोटे से थे, 12, 13, 14 साल में ये बॉम्बे आ गए थे, और हम दोनों उस टाइम से हमारी दोस्ती भगवान ने बरकरार रखी है, जो आज भी हम इकट्ठे बैठे हुए हैं।
पुराने लोग जो हैं आज भी मिलते हैं, इज्जत देते हैं, इज्जत लेते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट लेते हैं। अच्छा, उस समय शायद कंपटीशन भी होता था, चाहे आप और बीरबल दोनों कॉमेडियन थे, लेकिन आप दोनों में वैरायटी थी, आप दोनों में दोस्ती आज भी बरकरार है। आज भी रोज मिलते हैं। आपका कांटेक्ट नंबर मैं बीरबल जी से मैंने लिया है। तो बीरबल, मनमोहन जी, मोहन चोटी, ब्रह्मचारी, पोर्सन, जब हम ब्रह्मचारी सेट पे बैठते थे, जॉनी लीवर साहब, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम कोई कंपटीटर बैठे हुए हैं। ऐसे यार, ऐसी कॉमेडी, ऐसे ऐसे डायलॉग मारते थे एक दूसरे को। नहीं, कोई बात नहीं सर। और ये बगड़ साहब जो हैं हिंदुस्तान के पहले फाइट मास्टर होंगे। बगड़ साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, जिन्होंने स्कूल, जैसे आपने महबूब खान साहब का नाम सुना है ना, वो स्कूल नहीं गए पर उन्होंने मदर इंडिया बनाई। बगड़ साहब लुधियाना के अकलपुरा के हैं, जिन्होंने स्कूल नहीं देखा होगा, 1-2 क्लास गए होंगे, पर इन्होंने 400 फिल्मों की फाइट मास्टर, सोलो फाइट मास्टर। दिलीप साहब की फिल्म क्रांति, राज कपूर साहब की गोपीचंद जसूस, धर्मेंद्र जी के साथ लाइन से, मनोज कुमार के साथ लाइन, मतलब कोई स्टार बड़े से बड़ा ऐसा नहीं होगा, शशि कपूर जी से लेके, शबी कपूर जी से लेके, जिनके साथ बगड़ साहब ने काम नहीं किया। एक से एक बड़ी फिल्म बनाई है और इन्होंने 11 फिल्में प्रोड्यूस की हैं, जिन्होंने एक फिल्म इन्होंने डायरेक्ट भी की है। पढ़ाई लिखाई यहाँ ज़रूरी नहीं है, यहाँ ये चाहिए। अगर आपके पास ये है तो इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर यू आर सक्सेसफुल मैन। बगड़ साहब का आज नाम जब हिंदुस्तान की डायरी छपेगी फिल्म इंडस्ट्री की, तो मोहन बगड़ साहब का नाम उसमें गोल्डन वर्ल्ड में लिखा जाएगा कि मोहन बगड़ साहब कौन है। तो बगड़ साहब, मैं गलत बोल रहा हूँ? और बगड़ साहब आज 12 फिल्में बनाई स्मूथली, इतनी शानदार, और सारी फिल्में इनकी चली। और आपको सुन के हैरानी होगी, बगड़ साहब पंजाबी फिल्मों के बहुत बड़े स्टार, सरपंच, बंटवारा, निम्मो, जिगरी यार, वो ये हीरो थे उसमें। और आज भी इनका पंजाब के अंदर बहुत बड़ा नाम है और इनका आज भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पर आज की जो फिल्म इंडस्ट्री है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि उन्होंने कसम खाई है कि हमने पुराने आदमियों को नहीं लेना। बड़े बड़े स्टारों को मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो अपने घर में बैठ के 2-2 साल से जिन्होंने काम नहीं किया। बड़े बड़े करैक्टर एक्टर हैं जिन्होंने 2-2 साल, 3-3 साल से काम नहीं किया। ये सब चैनल की मेहरबानी है, जहाँ रंगरूट, अनपढ़, अनएजुकेटेड जो प्रोड्यूसर बन गए हैं, जहाँ धक्का मुक्की से, फाइनेंशियल किसी की हेल्प से वो प्रोड्यूसर बन गए हैं। एक ऑफिस में मैं जाता हूँ, मैंने काम मांगने नहीं गया, वैसे ही रिसेप्शनिस्ट को पूछा कि साहब वो आदमी हैं? बोले आप कौन? मैं क्या जी मेरा नाम जुगनू है। क्या करते हैं आप? मैं वापस आ गया, उसके बाद मैं दोबारा उनके ऑफिस नहीं गया। तो ये स्टैंडर्ड है आज की फिल्म इंडस्ट्री का। सर मेरी बात सुनिए, आप बैठिए। है ना, पीछे खड़े हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री का आज स्टैंडर्ड है। और आज कौन सी फिल्म फ्राइडे को रिलीज़ होती है और सैटरडे उतर जाती है? पहले फिल्म पहले दिन बनती थी और 25 हफ्ते चलती थी, गोल्डन जुबली बनती थी, पार्टियां होती थी, सेलिब्रेशन होते थे, ट्रॉफियां बांटी जाती थी और स्टाफ को बोनस दिए जाते थे, जो कि आज कुछ नहीं है। आज सिर्फ ये है कि हमें फ़िल्म बनानी है और इतना पैसा कमाना है, फिल्म चले या फिल्म ना चले। साहब हमारा, हाँ जी साहब, जरा श्रोताओं को कुछ बोलना चाहता हूं। जी। जुगनू जी का कहना जाहिलता से, अनपढ़ता से के मतलब ये नॉन एक्सपीरियंस, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है, आज वो सुपरस्टार है, प्रोड्यूसर है, पैसे के दम पर या कॉरपोरेट जो फाइनेंसिंग होती है उनके दम पर। बाकी टैलेंट नाम का तो आज कोई चीज़ है नहीं। आप देख सकते हैं जो टैलेंट है आज भी, जो घटिया सुपरस्टार है उनके नीचे ही रहते हैं, चाहे कोई भी हो। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आज अच्छे जो कलाकार हैं, जैसे कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब हैं या फिर आयुष्मान खुराना जी हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको जो ए ग्रेड की जो लेवल है वो वहाँ तक नहीं उनको वो पहुँचने देते, ना ही उनको वो नाम मिलता है। एक मिनट, पहले कैंप नहीं था कि मैं आज मैं इसमें काम कर रहा हूँ तो मैं इसी को लूँगा,
मैं वो कैंप में जा रहा हूँ, मैं उसको नहीं लूँगा, मैं उस कैंप में जा रहा हूँ, कुछ नहीं था साहब। पहले एक स्ट्रगलर आता था, स्पॉट बॉय बनता था, मैं नाम लूँगा, फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर बनता था, फिर वो धीरे धीरे फिल्म लाइन की बातें सीख जाता था, फिर वो असिस्टेंट डायरेक्टर बनता था, फिर वो सीधा डायरेक्टर बनता था, प्रोड्यूसर बनता था, स्पॉट बॉय से बी आर शारा जो आपकी मिसाल है इस इंडस्ट्री के अंदर, बी आर शारा जो मिसाल है, जो कि एक स्पॉट बॉय थे, जो बाद में नंबर 1 सुपर डुपर हिट फिल्म उन्होंने दी और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े स्टार्स को इंट्रोड्यूस किया। सावन कुमार जी, उनका नाम लीजिए, कितने सिंपल सही आदमी है, कितनी सुपरहिट फिल्में दी हैं। आपने लगभग सारी फिल्में की सावन कुमार जी? मैंने बुखाड़िया साहब की सब फिल्मों में काम किया, सावन जी की सब फिल्मों में काम किया, बगड़ जी की सब फिल्मों में काम किया, राहुल रवेल की सब फिल्मों में काम किया। मैंने जिस घर के अंदर चला गया वहाँ ये सोचते थे कि ये बड़ी लक्की पर्सन है, इसको लटका दो माला बना के। तो हर प्रोड्यूसर जो था वो मुझे माला बना के अपने घर में लटका देता था कि पिक्चर बनने से पहले मेरा रोल डिसाइड होता था, बाद में फिल्म स्टार्ट होती थी। तो ये एक फिल्म लाइन के अंदर लक का भी है। पर आज फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुझे शर्म आती है, बहुत शर्म आ रही है कि आप सीनियर एक्टरों को लेना चाहिए। एक फिल्म के अंदर एक सीनियर एक्टर को भी लेंगे तो 50 फिल्में बन रही है, तो 50 एक्टर आपके एडजस्ट हो जाएंगे, उनकी रोटी रोजी चलेगी, उनका घर बार चलेगा, उनके बच्चे स्कूल पढ़ेंगे, जो कि आज बिल्कुल नकारा दिया है। जितने चैनल हैं, चैनल वालों को मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे। आप अपने प्रोड्यूसर को बोलिए कि सीनियर एक्टर को आप लीजिए, मुझे नहीं लीजिए। जितने सीनियर एक्टर घर में बैठे हुए हैं, बेचारे दुखी बैठे हुए हैं, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, उनको आप काम दीजिए ताकि वो भी अपने बाल बच्चों को पाल सकें और अपनी मेमोरी को ज़िंदा रख सकें। आपको याद होगा जब मैं शूटिंग में जाता हूँ, आज भी कभी हफ्ते में 10 दिन में शूटिंग में जाता हूँ, तो एक दिन की शूटिंग जब करता हूँ तो 15 दिन के लिए मेरी बैटरी चार्ज होती है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिल गया है। और जो आदमी 2-2 साल 5-5 साल से जो काम नहीं कर रहे, वो उनको तो ये आप सोच लीजिए कि वो जिंदा नहीं है, वो मरी हुई लाश है। सही बात, बहुत सही। हाँ जी। अच्छा सर, आपसे एक बात पूछनी थी, जो करेक्टर आपको जो राइटर लिख के देते, ये हमेशा हर कॉमेडियन से मैं पूछता हूँ, तो ये आपसे भी सवाल पूछता हूँ, जो करेक्टर आपको लिख के देते थे, चलो सो एंड सो करना, आप ये करना वो करना, जो इम्प्रोवाइजेशन है समझो, अब वो कितना, मतलब कि जैसे कि आपने इम्तिहान में काम किया है या फिर आपने जो विधाता में काम किया है, बेताब में काम किया है, बुखाड़ी साहब की फिल्मों में, बगड़ साहब की फिल्मों में, सावन जी की फिल्मों में, बड़ा कॉन्फिडेंस था डायरेक्टर साहब को। जब जो भी डायरेक्टर हमें लेते थे उनको कॉन्फिडेंस इतना था कि हमें एक लाइन दे देते थे वो, कि भाई ये लाइन है, बीरबल मोहनचोटी तुम चल इसको ज़रा करके दिखाओ। तो हम उसी को पलटी वल्टी मार के, हम महमूद साहब के चमचे हैं बहुत बड़े, हमने उनकी शागिर्दी की है। महमूद साहब से बड़ा टाइमिंग एक्टर इस इंडस्ट्री में पैदा नहीं हुआ। वो कभी सीन लिखा हुआ नहीं करते थे, उनको एक लाइन दे दो कि इस लाइन का मतलब ये है और ये मतलब यहाँ जाके कट होगा, तो महमूद साहब पूरा सीन फ्लो में ऐसा कर जाते थे, ऐसा कर जाते थे। आपकी फिल्म हवस है, उसके अंदर वो जो इंस्पेक्टर बनते हैं महमूद साहब, जी महमूद साहब, जी मैंने वो आते हैं और जब जाते हैं एग्जिट होते, उसके बीच में जो उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन किया है, जो पुलिस इंस्पेक्टर कड़कपन का होके आता है, ढीला बन के जाता है और फिर वो जो खा पी के चला जाता है बिंदु जी के साथ। पर आपने प्यार किए जा का फिल्म महमूद साहब ओम प्रकाश जी का देखा है? जी बिल्कुल। वो कोई लिखा हुआ सीन नहीं था साहब, ऑन दी स्पॉट उन्होंने वो सीन, आज तक की फिल्म इंडस्ट्री का सबसे जो हाईलाइट सीन है, नंबर 1 सीन जो लिखा जाएगा हिस्ट्री के अंदर, वो ओम जी और महमूद का सोलो सीन है। सही। और क्या, और मैंने एक पिक्चर बनाई थी हल्की कमाई, मैं उसका प्रोड्यूसर भी था, तो मैं उसका राइटर भी था। गलती से राइटर कहानी में नहीं, राइटर तो आप बहुत अच्छे हैं। कैसे? जी सर, मोहन बग्गर जी,
जो ये जुगनू जी के डायरेक्टर, घनिष्ठ मित्र हैं। जी हेलो मैंने एक पिक्चर बनाई थी हलाल की कमाई। मैं उसका प्रोड्यूसर भी था और गलती से राइटर भी था। जी और वो कहानी मैंने लिखी थी हलाल की कमाई। जी गोविंदा हीरो था उसमें और पिक्चर चली भी बहुत। हम्म, तो जब भी हम कहानी पे बैठे थे मैंने बोला जुगनू साहब है हमारे दोस्त, वो गोविंदा के दोस्त का रोल करेंगे बचपन से लेके एंड तक। और जुगनू साहब ने वो रोल किया, बचपना भी है उनका है। गोविंदा बोलता है अरे जुगनू ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे। और जुगनू साहब ने वो रोल खूब कमाया। रोल होना चाहिए, लिखने वाला होना चाहिए, तो ही अच्छा आर्टिस्ट, अच्छा एक्टर अच्छा रोल कर सकता है। सही बात। हलाल की कमाई देखना कभी आप, बहुत अच्छा रोल किया उन्होंने। थैंक यू। हाँ जी। जी जुगनू जी से उनकी फिल्मों के बारे में डिटेल लेंगे जो कि नहीं है हमारे पास, माफ़ी चाहते हैं। अभी आप यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद है मोहन जी का, हमारे पीछे बैठे हैं आराम से, मोहन बगड़ साहब। मोहन बगड़ जी। ये लीजिए सर। तो कुछ मैं फिल्मों के नाम आपको सुना देता हूँ। जी जिंदा दिल हाँ करोदी सुभाष घई जी ने डायरेक्ट की थी। जी जेल यात्रा भप्पी सोनी जी ने डायरेक्ट की थी। साजन चले ससुराल हाँ लक्ष्मी फिल्म रीना राय की फिल्म थी। गोपी चंद जसूस, राज कपूर, जीनत अमान जी, और उसमें मेरा पूरी सुबह साजन की सहेली है। साजन की सहेली सावन कुमार जी ने बनाई थी। गोपी चंद जसूस जो थी वो नरेश कुमार जी प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे जी। और राज कपूर, जीनत अमान जी उसमें थे। और मेरा बहुत सेंट्रल रोल था उसमें। जिगरवाला में मैं अनिल कपूर, टीना मुनीम थे और उसमें 3 गाने थे जो तीनों गानों में हूँ और मैं अनिल कपूर का छोटा भाई बनता हूँ। और क्या रोल था वो। और कभी अजनबी थे, ये महाराजा जो भाग्यश्री के फादर हैं, ये फिल्म उन्होंने बनाई थी। 7 बिजलियाँ जिसमें 7 हीरोइन थी और उसमें मैं कॉमेडियन था सुरेंद्र पाल के साथ। बहुत तगड़ा रोल था, स्टार्ट फ्रेम से लेके एंड फ्रेम तक। जी बादल फिल्म आई थी, रामानंद सागर, मौत एक है नहीं, चलो हलाल की कमाई जी आवारागर्दी जी परदेसी, जी पुलिस और मुजरिम, जिंदा दिल, अर्जुन, जी प्यार की जीत, डुकैत, दरिया दिल, नाकाबंदी, जी इंदिरा, जी पुलिस और मुजरिम, अंजाम। ऐसे तो ये और पूरी फिल्में हैं जो मैं इतना पढ़ लूँगा तो आपको इसके साथ में हमारे भाई साहब अरोड़ा साहब हैं, ये डिटेल डाल देंगे आपको। और मेरे पूरे गेटअप जो हैं, मैंने जिस पिक्चर में एक गेटअप किया दोबारा वो गेटअप नहीं किया, बिल्कुल सर। तो वो सारे गेटअप अरोड़ा साहब आपको पीछे डाल देंगे ताकि आपको। हाँ जी, मैं इनसे फ़ोटो ले रहा हूँ और मैं वीडियो के एंड में जो डालूंगा और आप आराम से इनको देख सकते हैं। जी अब हम कुछ इनसे मैसेज लेंगे आज की जनरेशन के लिए, आज के माहौल के लिए और आज की इंडस्ट्री के लिए, आज के लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच। एक मिनट। भाई और बहनों, मैसेज जो है 58 ईयर का है। बात थोड़ी कड़वी कहने जा रहा हूँ, कई लोगों को बहुत बुरी लगेगी, पर जो मेरे कोलीग्स हैं, जो मेरे साथ दोस्त हैं, जो मेरे काम करने वाले हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, उनको बहुत अच्छी लगेगी। इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी एसोसिएशंस हैं, गले में ढोल डाल के पीटती हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया। आपने कभी जिंदा मुर्दे देखे हैं? नहीं देखे ना? आइए फिल्म इंडस्ट्री में देख लीजिए, आपको मिल जाएंगे। हमारी एसोसिएशन चैनल वालों के पास जाके क्यों नहीं दहाड़ती? हमारी एसोसिएशन जाके बड़े बड़े कारपोरेट हाउस प्रोड्यूसरों के पास जाके क्यों नहीं बोलती कि जो हमारे सीनियर्स, मैं अपने लिए नहीं कह रहा, आई एम रिटायर्ड पर्सन, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है,
जो मेरे कुलीग्स हैं, जो मेरे सीनियर हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, लड़कियां हैं, कई लेडीज़ हैं, मैं चाहता हूं कि आप जाकर हर कॉरपोरेट हाउस को, हर प्रोड्यूसर को जाके रिक्वेस्ट करें, हर चैनल को रिक्वेस्ट करें कि भाई इनको काम दीजिए। बिल्कुल। अगर आप चाहेंगे तो ये पॉसिबल हो जाएगा, पर जब आप सिर्फ ये है कि एसोसिएशन की साल में एक बार मीटिंग होगी, आप बुलाएंगे, बोले जी हमने खाना खिला दिया, और नॉन स्टॉप आप स्टेज पे बोलेंगे, जो आप रटा रटाया लिख के लाते हो जी। सब, वो हमें पसंद नहीं है, नहीं पसंद। आप जाइए, सबके पास जाइए, उनके हाथ जोड़िए, उनके पांव पकड़िए कि हमारे जूनियर, हमारे कोलीग्स, हमारे जितने एक्टर्स हैं, सीनियर एक्टर्स हैं, आप उनको काम दीजिए, टेक्नीशियन को काम दीजिए। तो मैं समझूंगा कि आप हमारे वफादार एसोसिएशंस हैं, आप हमारे वफादार चाहने वाले हैं, आप हमारी मोहब्बत हैं। नहीं तो मैं सब कुछ जीरो समझता हूँ। सो नाइस ऑफ यू। देखने वालों को जुगनू का नमस्कार, सत श्री अकाल, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद हैं आप सब व्यूअर्स का, जिन्होंने मेरे चैनल को बढ़ाने में थोड़ा सा मदद की है और आगे भी बढ़ाएंगे। आज मुझे जुगनू जी से मिलके इतनी खुशी हो रही है, मैं आपको क्या बताऊं कि ये बंदा इतना ज़िंदा दिल है। हम लोगों ने आज बैठ के इतनी मस्ती की, इकट्ठे खाना खाया, मज़ा आ गया। ऐसा लग रहा था कि मैं पहली बार नहीं मिल रहा हूँ, मैं पता नहीं कि एक पुराने दोस्त से मिल रहा हूँ। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। आप आए हैं, बार बार आइए, आपका अपना घर है, और मैं फिल्म इंडस्ट्री का सबका चाहता हूँ, और सारी फिल्म इंडस्ट्री मुझसे मोहब्बत करती है, और मैं भी फिल्म इंडस्ट्री को बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जाने के बाद फिर दोबारा इसी फिल्म इंडस्ट्री में आऊँ। ये जन्नत है, जन्नत बना जाइए, जन्नत है, जन्नत इसको बनाइए आप सब मिलकर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ सर। बहुत बहुत थैंक यू सर।